क्या वास्तव में टाटा ग्रुप्स बीएसएनएल की घर वापसी में साथ दे रहा है? इसलिए इन टेलीकॉम कंपनियों से लाखों लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल में स्विच करना शुरू कर दिया है। बिकॉज इन प्राइवेट कंपनीज के कंपेयर में बीएसएनएल के रिचार्ज को देखें तो यह ज्यादा सुविधाओं के साथ हाफ रेट से भी कम पर आते हैं। और कैसे बीएसएनएल भारत में टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर लीड करने लगा, लेकिन सरकार ने फिर भी इसको 2 दशक पीछे क्यों रखा। जियो ने मार्केट में जियो 4G को लॉन्च किया तो मार्केट में टिकने के लिए बाकी कंपनियों को भी 4G पर शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म को खोलो केवल बॉयकॉट ट्रेंड देखने को मिल रहा है और बीएसएनएल की घर वापसी। तो देखिए, आज से 2 दशक पहले भारत में टेलीकॉम के क्षेत्र में बीएसएनएल यानी कि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड का नाम सबसे ऊपर आता था। तो ऐसा क्या हुआ जो वर्तमान में बीएसएनएल की हालत बद से बदतर होती चली गई और यहाँ तक की खबरें आने लगी कि बीएसएनएल बंद होने वाला है। और इसी दौरान बीएसएनएल को एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ने लगी। हो सकता है कि बीएसएनएल अपनी पुरानी पोजीशन में फिर से लीड करने लगे। क्या वास्तव में टाटा ग्रुप्स बीएसएनएल की घर वापसी में साथ दे रहा है? क्या है ये माजरा? आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल को लेकर। आज से लगभग 20 साल पहले भारत में बीएसएनएल टेलीकॉम सेक्टर में लीड कर रहा था, लेकिन ईयर 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद से इसकी हालत और खराब हो गई और इसका मार्केट शेयर 31% से गिरकर 6 to 7% पर पहुंच गया। बिकॉज 2016 के बाद से तो जैसे लोगों ने बीएसएनएल को भुला ही दिया हो। इसका मेन रीजन ये था कि जब प्राइवेट कंपनीज लोगों को 4G सर्विस प्रोवाइड कर रही थी तो बीएसएनएल केवल 3G पर ही अटका हुआ था और आज वर्तमान में मार्केट में 5G अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बीएसएनएल अभी भी 4G की लॉन्चिंग की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, आखिर बीएसएनएल की ये हालत हुई कैसे? यह तो एक सरकारी कंपनी है और सरकार के पास तो पैसों की कोई कमी भी नहीं है और आसानी से यह एयरटेल, जियो, बीआई को टक्कर दे सकती है, लेकिन सरकार ने फिर भी इसको 2 दशक पीछे क्यों रखा? तो दोस्तों, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि बीएसएनएल की शुरुआत आखिर हुई क्यों और कैसे बीएसएनएल भारत में टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पर लीड करने लगा। दोस्तों, बीएसएनएल का कनेक्शन उस ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राफ या तार का यूज करते थे। शुरुआती दिनों में इस डिपार्टमेंट को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, पर देश आजाद होने के बाद से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सौंप दी गई थी। इसके बाद डॉट ने अपनी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज की शुरुआत की और इन सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिलकर डॉट ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम किया और साथ ही में इन्होंने भारत को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए वर्ल्ड के अन्य देशों के साथ जोड़ने का काम भी किया। और वहीं 90s के दौर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज भी अपने पैर भारत में जमाने की कोशिश में लगी हुई थी और इन्हीं प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के साथ कम्पिटिट करने के लिए और पॉलिसी व सर्विसेज पर सही से फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ने ईयर 1999 में डॉट के 2 हिस्से कर दिए, डीटीएस और डीटीओ। पॉलिसीज बनाने का काम डीटीओ को दिया गया और डीटीएस को सर्विस प्रोवाइड करने का काम मिला। फिर इसके बाद ईयर 2001 अक्टूबर के दिन गवर्नमेंट ने डीटीएस का नाम बदलकर बीएसएनएल कर दिया और इस तरह शुरुआत हुई बीएसएनएल की, जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया। बीएसएनएल को पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अधीन बनाया गया था, जिससे कि कंपनी की काम करने की कैपेसिटी बढ़े और ये आसानी से प्राइवेट कंपनीज का मुकाबला कर सके। गवर्नमेंट का बीएसएनएल को बनाने का उद्देश्य केवल यह था कि देश में टेलीकम्युनिकेशन के जाल को बिछाकर देश के प्रत्येक नागरिक को कॉल्स एंड इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और साल 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को मार्केट में लाया गया। शुरुआती दौर में बीएसएनएल ने काफी तरक्की की और चंद ही दिनों में इसने एयरटेल को पीछे छोड़ दिया जो उस टाइम पर मार्केट लीड करता था और अब एयरटेल की जगह बीएसएनएल मार्केट को लीड करने लगा। उस समय बीएसएनएल भारत के दूरदराज इलाकों में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। बीएसएनएल से ऑलमोस्ट 25 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स 2005 तक जुड़ चुके थे और साथ ही में बीएसएनएल 1 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स को ब्रॉडबैंड सर्विस दे रहा था। आंकड़े बताते हैं ईयर 2005 टू 2006 तक बीएसएनएल ने 10183 करोड़ यानी कि 10,183 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और कंपनी अपने कस्टमर्स को इतनी तेजी से बढ़ा रही थी कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31 to 32% तक हो गया था।
लेकिन कंपनी का शेयर बढ़ने के बाद भी इसका प्रॉफिट मार्जिन घट रहा था, बिकॉज 2006 से 2007 के बीच में इसने 7806 यानी कि 7806 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया था, जो एक साल पहले के मुकाबले 2374 यानी 2374 करोड़ रुपए कम था, बावजूद इसके कि कस्टमर्स के नंबर का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। और यहीं से इस कंपनी के स्ट्रगल में ऐसा मोड़ आया कि बीएसएनएल के लिए अपनी पुरानी पोजीशन में आना नामुमकिन हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ बीएसएनएल के साथ, जो एक टाइम पर मार्केट को लीड कर रहा था वह अब डूबता चला जा रहा था। तो दोस्तों ये कहावत बीएसएनएल पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि घर का वेदी लंका ढाए। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल के अंदर ईयर 2004 से ही एक बड़ा स्कैम चल रहा था, जिसके मास्टरमाइंड उस समय के यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन दयानिधि मारन थे, जिसका इम्पैक्ट बीएसएनएल पर बहुत ही बुरा हुआ। इस स्कैम को टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम का नाम दिया गया। वास्तव में दयानिधि मारन ने अपने ऑफिस और घर में 300 से भी ज्यादा टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे, जो कि इलीगल थे। इसमें हाई कैपेसिटी ISDM लाइन लगाई गई थी, जो कि कमर्शियली यूज के लिए होती है। इसका यूज दयानिधि मारन अपने फैमिली बिजनेस सन टीवी नेटवर्क को चलाने के लिए करते थे। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी बीएसएनएल इस लॉसेस से रिकवर भी नहीं कर पाया था कि तभी ईयर 2008 में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हो गया। इस स्कैम में 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को मार्केट रेट से बहुत ही कम प्राइस पर दिया गया, जिससे सरकार को अराउंड 1.67 करोड़ का लॉस हुआ। उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम को मार्केट में नीलाम करने के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति से लाइसेंस दिए, जिससे कि इन प्राइवेट कंपनीज को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम दिए गए। और ये करप्शन भारत के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल में से एक माना जाता है। जब सरकार को इस बात का पता चला तो सरकार ने बड़े लेवल पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बाकी कंपनियों के साथ साथ बीएसएनएल के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे कि बीएसएनएल के फ्यूचर में होने वाले प्रोजेक्ट स्लो हो गए और इसी कारण से बीएसएनएल को लॉसेस होने लगे। साल 2007 से 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही थी। साथ ही साथ नई नई कंपनियां भी मार्केट में आ गई थी। सभी निजी कंपनियां अपने टैरिफ प्लान ऑफर कर रही थी और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई थी, जहां अन्य कंपनियां अपने तरह तरह के ऑफर से कस्टमर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वहीं बीएसएनएल सुस्त हो गया था और साल 2010 में इसके मार्केट शेयर 14% पर आ गए थे। इसकी असल वजह थी गवर्नमेंट का करप्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अपने कस्टमर से सही से डील न कर पाना, अच्छी कॉल्स और इंटरनेट स्पीड सेवाएं ना होना। बस यही वजह रही जो कंपनी हर साल प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो साल 2010 से 2011 के बीच 6384 करोड़ के लॉसेस के नीचे आ गई थी और यह लॉस साल 2011 पूरा होने पर 8851 करोड़ तक पहुंच गया। और इस दौरान बीएसएनएल ने अपना मार्केट शेयर भी धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया था। लेकिन साल 2016 में जियो के लॉन्च होने के बाद से इसकी हालत बद से बदतर होती चली गई। यह बात है 5 सितंबर 2016 को, जब रिलायंस ग्रुप ने 350 करोड़ खर्च करके जियो को हाई स्पीड 4G इंटरनेट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस कंपनी ने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स के लिए फ्री रखा था। और हमारे देश में लोगों को और चाहिए क्या, फ्री का आनंद लेने के लिए लोग भी जियो का सिम लेकर फ्री में कॉल्स और इंटरनेट को यूज करने लगे, वो भी अनलिमिटेड। और इसी फ्री सर्विसेज का इम्पैक्ट बाकी अदर कंपनियों पर बहुत ही बुरा पड़ा। इसी वजह से अदर नेटवर्क कंपनियों ने मिलकर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाकर जियो के अगेंस्ट फाइल कंप्लेन की थी। इनका कहना था कि जियो का ये सब फ्री का प्रमोशनल ऑफर ट्राई के रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रहा है और मार्केट में अनफेयर कंपटीशन को इनकरेज कर रहा है। इन नेटवर्क कंपनियों की बातें सुनकर ट्राई ने इस मामले की जांच की और अपना फैसला जियो के पक्ष में सुनाते हुए कहा कि जियो की प्रमोशनल स्कीम किसी भी रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन नहीं कर रही है। ये फैसला सुनने के बाद ये निजी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया इस मामले को लेकर TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एफिलिएट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बाजी जियो के फेवर में ही जाती है, बिकॉज TDSAT ने भी जियो के ऑफर का स्वागत किया। यहाँ दोस्तों ये जाहिर होता है कि जियो का फेवर सरकार ने भी किया था, बट बीएसएनएल का सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी इसकी ओर रुख नहीं किया। देखिए दोस्तों, इसका असर ये हुआ, जियो के मार्केट में आने से पहले टेलीकॉम सेक्टर में केवल 12 ही टेलीकॉम कंपनियां थी और इन 12 टेलीकॉम कंपनियों के पास अराउंड 100 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर थे। लेकिन जियो के आते ही ज्यादातर कंपनियां या तो बिक गई या फिर दिवालिया हो गई।
केवल एयरटेल ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो उस समय इंडिपेंडेंस सरवाइव कर रही थी। सोचने वाली बात यह है कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंपनी वोडाफोन को भी भारत में आइडिया के साथ मर्ज होकर जियो के सामने सरवाइव करना पड़ा। वहीं बीएसएनएल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब मार्केट में इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और अब इसका मार्केट शेयर भी और नीचे आ रहा था। जब जियो ने मार्केट में जियो 4G को लॉन्च किया तो मार्केट में टिकने के लिए बाकी कंपनियों को भी 4G पर शिफ्ट होना पड़ा और बीएसएनएल एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो उस टाइम पर भी अपनी सर्विसेज को 3G में प्रोवाइड कर रही थी। गौर करिए दोस्तों, 2010 में बीएसएनएल ने भारत के अंदर सबसे पहले 3G सर्विस को लॉन्च किया था। बट जहां बाकी की कंपनियां 5G लॉन्च करने के बाद अब 6G की तैयारी में लगी हुई है, वहीं बीएसएनएल अब 4G लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। इसका कारण तो बिल्कुल साफ है, सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का निठल्लापन। ईयर 2010 में जब स्मार्टफोन के यूजर बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हुए थे, जब सरकार को बीएसएनएल की सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बिकॉज ना तो बीएसएनएल पर कॉलिंग अच्छे से होती थी और इंटरनेट का तो पूछो मत, और साथ ही साथ इसका नेटवर्क कवरेज भी बहुत स्लो हो चुका था। नतीजतन हुआ ऐसा कि लोगों ने शिकायत करने की बजाय अपना नंबर बदलना अच्छा समझा या दूसरी कंपनी में अपना नंबर पोर्ट कराना। इसके अलावा बीएसएनएल नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की बजाय इन कंपनीज के प्राइस वॉर में फंसता चला गया और बीएसएनएल मार्केट में आ रहे तेजी से बदलाव पर जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाया और इसका असर ये हुआ कि साल 2019-20 में यह कंपनी 15,500 करोड़ के कर्ज तले दब गई और साथ ही में इसका मार्केट शेयर और गिरकर मात्र 6% पर आ गया। बीएसएनएल की यह हालत देखकर लगने लगा था कि ये अब बंद हो जाएगी। ऑल्दो गवर्नमेंट ने इसे बचाने और प्रॉफिट में लाने के लिए इसे 40 करोड़ रुपए भी दिए थे, बट इसमें से आधा पैसा तो कर्ज चुकाने में ही चला गया और आधे पैसे को कंपनी ने अपने एक्सपेंड में एक्सपेंस किया। फिर भी बीएसएनएल के लॉसेस हर साल बढ़ते जा रहे थे। यह अमाउंट सर्टेन नहीं था बीएसएनएल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और ईयर 2022 में बीएसएनएल को फिर से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी, जिससे बीएसएनएल अपनी सर्विसेज में सुधार कर सके। इसलिए बीते 3 हफ्तों से टेलीकॉम सेक्टर का मिजाज बहुत तेजी से बदलता नजर आ रहा है। बीएसएनएल कमबैक करने के मूड में लग रहा है और इसके कमबैक में लोग भी इसका साथ दे रहे हैं और ऐसा इसलिए हो पा रहा है, ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है जियो, एयरटेल, बीआई, इनकी अपनी मनमानी की वजह से। बिकॉज इसी साल 3 जुलाई से जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में पहले के कंपेयर में 12 से 25% की बढ़ोतरी की है। अब जियो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में मार्केट लीडर है और यह 40% कस्टमर्स को भी लेकर बैठा है और इसके यूजर 46 करोड़ के आसपास है। अगर ऐसे में जियो अपने रिचार्ज प्लान को इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बीआई और एयरटेल भी अपने रिचार्ज प्लान को इंक्रीज करेंगे। यह कंपनियां हर साल अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी करती हैं। इनकी यही मनमानी अब लोगों को समझ आने लगी है कि किस तरह शुरुआत में उन्हें फ्री सर्विस देकर पहले आदत लगाई गई और फिर अपने मन मुताबिक प्राइस बढ़ाकर उनका फायदा उठाया जाता है और मार्केट में ज्यादा कंपटीटर्स न होने की वजह से उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन टेलीकॉम कंपनियों से लाखों लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर बीएसएनएल में स्विच करना शुरू कर दिया है। बिकॉज इन प्राइवेट कंपनीज के कंपेयर में बीएसएनएल के रिचार्ज को देखें तो यह ज्यादा सुविधाओं के साथ हाफ रेट से भी कम पर आते हैं। बस यही कारण है जो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जियो और बीएसएनएल के घर वापसी जैसे हैशटैग वायरल हो रहे हैं। तो क्या अब बीएसएनएल को इससे फायदा होने वाला है? असल में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड और इन प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज हाई होने की वजह से कुछ जगहों पर बीएसएनएल की सिम में 3% से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान, बिहार और झारखंड में बीएसएनएल की सिम की बिक्री और पोर्टेबिलिटी अधिक देखी गई है। इन सब चीजों से बीआई, एयरटेल और जियो को बहुत बड़ा झटका लगा है और ऐसा ही चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ गौर से सोचे तो बीआई, जियो, एयरटेल 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बीएसएनएल अभी भी 3G सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। क्या ऐसे में बीएसएनएल पर शिफ्ट होने से कस्टमर्स को फायदा हो सकता है? तो यहाँ मैं आपको यह क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ जगहों पर बीएसएनएल कस्टमर्स के लिए फायदे की डील हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में बीएसएनएल अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर चुका है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ नॉर्दर्न स्टेट में भी जल्द ही अपनी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेगा।
BSNL बहुत ही तेजी से पूरे भारत में अपनी 4G सर्विस को लाने में लगा हुआ है। BSNL के पास अप्रैल 2024 में सिर्फ 3,500 4G टावर्स थे, बट अब यह संख्या बढ़कर 10,000 पर पहुंच गई है। सरकार भी अब BSNL में रुचि दिखाने लगी है। यूनियन IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विन वैष्णव के अनुसार 4G नेटवर्क के 1 साल के अंदर ही BSNL अपने इन्हीं टावरों को 5G में तब्दील कर देगा। ऐसे में BSNL बहुत ही जल्द 5G सर्विस को लॉन्च करने की प्लानिंग में लगा हुआ है। इसके लिए BSNL बहुत ही सारी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। इनमें से एक है टाटा ग्रुप्स। एक्चुअली टाटा ग्रुप्स के TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने BSNL के साथ 15,000 करोड़ की 4G नेटवर्क की डील की है। इस डील में 1,000 गाँव में 4G सर्विसेज को रोल आउट करेंगे और आने वाले दिनों में BSNL में फास्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी और इसके साथ साथ 4G व 5G सर्विसेज के लिए 1.12 लाख टावरों को लगाने में मदद करेगी और सरकार भी MTNL का काम भी BSNL को सौंपना चाहती है। दोस्तों, अपने किए हुए वादों के अनुसार अगर BSNL जल्द ही 5G सर्विस को लॉन्च कर दे तो यह BSNL के लिए बिग कमबैक साबित हो सकता है और बस यही चीजें इन प्राइवेट कंपनियों के लिए गले का फंदा बनती नजर आ रही है। दोस्तों, आप जरूर कमेंट करके बताइए क्या BSNL घर वापसी कर पाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।